नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर के चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हॉट सीट लाडवा की सियासी चौपाल में आपको ले चलेंगे, जहां सीएम सैनी के मैदान में उतरने से मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। फिर विवेचना में कांग्रेस में सीएम पद की रेस की चर्चा करेंगे। विधायक जी कैसे रहे में जानेंगे कि हथीन के विधायक प्रवीण डागर से जनता कितना संतुष्ट है। और आखिर में आपकी विधानसभा में गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी और सोहना की चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। सीएम सैनी पहुंचे नारनौल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा से लिया आशीर्वाद। बोले रामविलास शर्मा के मार्गदर्शन में फिर बनाएंगे सरकार। सोनीपत से टिकट कटने पर बागी हुई कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को बनाने में बीजेपी हुई कामयाब। अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे राजीव जैन, बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। अनूप धानक को काला सांप बोलने पर नैना चौटाला ने दी सफाई। बोली अनूप को मारा था अपना बेटा, गुस्से में बोल दिया था काला सांप। इनेलो छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए बलवान सिंह की फिसली जुबान। चुनावी सभा में भूल से कांग्रेस की जगह इनेलो के लिए मांगा वोट। कांग्रेस ने फतेहाबाद से बनाया है प्रत्याशी। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने हरियाणा कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। बोले सबने देखा है कि कैसे एक परिवार पूरी तरह कांग्रेस पर हावी हुआ। चुनावी प्रचार में जुटे उकलाना से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले बीजेपी ने हल्के में नहीं किया कोई विकास। तो दिन भर की बड़ी सियासी हलचल आपने जानी, अब आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम नायब सैनी की सीट बदलते हुए सबको चौंका दिया। करनाल की जगह पार्टी ने उन्हें लाडवा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। किसी भी प्रदेश का सिटिंग सीएम जिस सीट से चुनाव लड़े वो सीट बन जाती है हॉट सीट। और आज इसी हॉट सीट में लगी है टीवी 24 की सियासी चौपाल। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस से मौजूदा विधायक मेवा सिंह फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री पर ही दांव लगाया है। वहीं इनेलो ने पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को यहां से टिकट दिया है। उधर जेजेपी एएसपी गठबंधन के तहत ये सीट जेजेपी के पास है, जिस पर जेजेपी से रणजीत नयन चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा में बन रहे दिलचस्प सियासी समीकरण पर हमारे संवाददाता नवोदित ने लगाई है सियासी चौपाल। इस समय हम मौजूद हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हम लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता से बातचीत करते हैं कि अब की बार लाडवा की जनता का क्या मूड है। हम लाडवा की जनता से बातचीत करने यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे सीएम नायब सैनी अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? काम करने चाहिए अच्छे, जो अच्छे काम करेंगे नौकरी लगावेंगे और वही गरीबों की सुनेंगे और महंगाई कम करेंगे तो सिलेंडर कितने में पहुंच गया देखो। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या बताएंगे सीएम नायब सैनी अब की बार लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम महावीर है जी, गाँव टाटी है। नायब सैनी जी लाडवे से लड़ रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट है अपनी, अपने मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को मौका देंगे जी लाडवे से अब की बार बनने का जी। पिछले 5 साल से मेवा सिंह से जी हमारे विधायक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे गांव में तो ऐसी हैं जी, गलियां गुड़ियाँ सब पड़ी हैं, तो हमारे को तो बस बात में है जी का मौका नायब सैनी को देंगे। आपकी क्या मांगे तो कुछ नहीं है जी, अपना किसानों का, उसके बारे में भी अपने हल्के में काम हुआ है। तो कोई काम कम दे दे जी, बेरोजगारी खत्म हो जाए जी। बेरोजगारी ज़्यादा आ रही है, जो पढ़े लिखे हुआ जी उनको कोई नौकरी नाकरी दे देगी।
कोई रोजगार खोल देगी। जैसे पार्टियों में घोषणा पत्र होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं उस घोषणा पत्र में क्या कुछ हो? कोई लाडवा के लिए कुछ? तो ये लाडों के लिए यही है कि भाई बच्चों को एक तो रोजगारी का रोजगारी मिल जानी चाहिए, बच्चों को युवा को काम मिलना चाहिए जी, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हो जाए। अब करेंगे विकास, तो जब बनेंगे जब भी विकास होगा, जब बनने के फिर कहाँ से होगा। बस सारी उमंग आप ही कर दो, समझा। तो ये थे लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता, और वो कह रहे हैं कि अब की बार हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को यहाँ से जीत हासिल करवा कर रहेंगे, ताकि लाडवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। टीवी 24 के लिए कुरुक्षेत्र से नवोदित। तो लाडवा में सियासी दिग्गजों की किस्मत और साख दांव पर है। आगे बढ़ेंगे बात विवेचना की। जब दूर जा चुकी सत्ता की चाबी नजदीक आती दिखे तो हर कोई उसे अपने पास रखना चाहता है। हरियाणा में सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ भी ऐसा ही है। प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को इन दिनों सोते जागते हरियाणा के सीएम की कुर्सी ही दिखाई दे रही है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस में चल रही उठापटक को आज विवेचना में समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत कुछ सवालों के साथ। हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला, क्या सभी लगा रहे दम? कांग्रेस की सरकार बनने पर कौन बनेगा सीएम? मन की ना हुई तो क्या करेंगे दिग्गज? क्या सिर्फ कांग्रेस आला कमान ही तय करेगा सीएम को? 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की प्रबल संभावनाएं देख रही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ सिरसा की सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने यह कहते हुए अपनी दावेदारी भी ठोक दी है कि कांग्रेस हाईकमान चाहेगा तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती। सैलजा की दावेदारी ने हुड्डा कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। उधर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी खुद को सीएम पद की लाइन में देखते हैं। कांग्रेस नेताओं में बची इस सिर फुटौल में बीजेपी को बड़ा मजा आ रहा है। हाल ही में बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा ने तो पिछड़े वर्ग से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। राहुल गांधी एससी वर्ग का पक्ष रख रहे हैं तो उन्हें कुमारी सैलजा को कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की पहल करनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो इससे एससी समाज को उनके प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा। जिस सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के अंदर तनातनी चल रही है, आइए उसके दावेदारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। 76 वर्षीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को रोहतक जिले के सांघी गांव में हुआ। उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। कांग्रेस की राजनीति करने वाले भूपेंद्र हुड्डा 10 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक। 2009 में जब वो फिर से विधानसभा चुनाव जीते तो 1972 के बाद दूसरी पारी शुरू करने वाले पहले नेता बने। हालांकि 2014 में उन्हें बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त मिली और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बाकी गुट भले ही अपना पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि पार्टी में चलती हुड्डा की ही है। ऐसा मानने के पीछे कई वजह हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हुड्डा की मर्जी से ही टिकट बांटे गए। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट पर नजर डालें तो यही लगेगा कि यहां भी हुड्डा की मर्जी को तरजीह दी गई है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई सीनियर नेता चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन न होने के पीछे हुड्डा की असहमति बड़ी वजह रही। मतलब यह कि हुड्डा भले ही 76 वर्ष के बुजुर्ग नेता हो गए हैं, लेकिन पार्टी में उनका दबदबा अभी भी कायम है। अब बात कुमारी सैलजा की। सैलजा कुमारी का जन्म 24 सितंबर 1962 को हिसार के प्रभुवाला गांव में हुआ। उनके पिता का नाम चौधरी दलबीप सिंह है। कुमारी सैलजा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। यूपीए सरकार में वो आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन और पर्यटन मंत्री थी। कुमारी सैलजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1990 में बतौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष की। 10वीं लोकसभा के चुनाव में वो हरियाणा की सिरसा सीट से सांसद बने और नरसिंह राव की सरकार में शिक्षा और संस्कृति मामलों की राज्य मंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के काफी खराब प्रदर्शन करने के बावजूद कुमारी सैलजा फिर से चुनी गई।
2004 के आम चुनाव में उन्होंने अंबाला से चुनाव जीता, जिसके बाद वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने। इन चुनाव में कुमारी सैलजा कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि हरियाणा की सरकार बनने पर उन्हें नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। सैलजा तो विधानसभा चुनाव भी सैलजा लड़ना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इस बयान ने जब तूल पकड़ा तो बाबरिया ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला व्यक्ति भी सीएम पद का दावेदार हो सकता है। बाबरिया के इस बयान के बाद सैलजा गुट को राहत की सांस आई। अब रेस में शामिल तीसरे शख्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला सैलजा कैंप के नेता माने जाते हैं, लेकिन सीएम बनने के लिए उनके अरमान भी जाग रहे हैं। हाल ही में जब उनसे सवाल किया गया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या वो सीएम पद के दावेदार होंगे, इस सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, मगर महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। हमारा लक्ष्य पद पाना ही नहीं है। मतलब साफ है कि सुरजेवाला सीएम तो बनना चाहते हैं, लेकिन अंत में कांग्रेस आलाकमान के फैसले का सम्मान करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम शमशेर सिंह सुरजेवाला है, जो हरियाणा के जाने माने राजनेता थे। रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। सुरजेवाला ने कुल 6 बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1993 का उपचुनाव, 1996, 2000, 2005, 2009 और 2014 के चुनाव में उन्होंने किस्मत आजमाई। 1996 और 2005 के चुनाव में उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रही, मगर रणदीप अपनी सीट से चुनाव जीत गए। वो प्रदेश सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये सभी नेता जिनका हमने अभी जिक्र किया है, वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। सभी की दावेदारी भी प्रबल है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनने पर आला कमान के लिए हरियाणा का सीएम चुनना आसान नहीं होगा। करेगा सीएम का फेस तय कि विधायकों की राय ली जाएगी? नहीं, इसमें विधायक की राय लेनी जरूरी है और विधायक की राय ली जाएगी और जिसको विधायक चुनेंगे वो सीएम का चेहरा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, आला कमान के कहने से नहीं बनेगा। कांग्रेस में सीएम के कई दावेदार हैं, लेकिन आपके हिसाब से सीएम कौन बनना चाहिए? हमारी पार्टी के अंदर जितने भी सीएम के दावेदार हैं, तमाम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। हर एक आदमी की मंशा होती है, एक तमन्ना होती है, हर आदमी की दिल की एक भावना होती है कि किसी भी पार्टी के मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, मुझे शीर्ष नेता चुना जाए, ये सब की भावना होती है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो लहर है, जिस तरीके से हमारी पार्टी ने टिकट बांटने का काम किया, उससे ये जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर ज़्यादा जो एक ज़्यादा टिकट जो दिए जाते हैं, यहाँ एक जाट कम्युनिटी को दिए जाते हैं, उसमें हुड्डा का जो प्रभाव है और प्रदेश की जनता 80% जो चाहती है, क्योंकि जो हुड्डा जी हैं वो एक विकास पुरुष आदमी हैं। 10 साल का शासनकाल जनता ने उनका देखा, उसमें तमाम 36 बिरादरी के लोगों को उन्होंने मान भी किया, सम्मान किया। तमाम लोगों की आशा है कि हमारे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों और हमारे जो सीनियर नेतृत्व है इस पार्टी के अंदर, वो चाहे सुरजेवाला जी हों, चाहे बहन सैलजा जी हो, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आगे जो हमारे चुनाव के बाद जो फैसला होगा वो सारे लीडर हाईकमान पर सौंपेंगे और इससे अंदाजा होता है कि हाईकमान के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा वो हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। इसलिए हम ये आशा भी करते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगले यानी हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री कमान सौंपी जाए। एक को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कई दावेदार कांग्रेस में हैं, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो समय समय पर आप प्रदेश और अपने इलाके की मांगों को उठाते रहते हो और चौपर चौपर तक पहुँचाने का काम करते हो। बहुत अच्छा सवाल है आपका जो आपने पूछा है कि प्रदेश के अंदर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कुमारी बहन सैलजा जी का जो मामला, ये पीछे जो आप लोगों के सामने मामला आया था, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में जब मामला आया, तो निश्चित तौर पर वो सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी एकमुश्त होकर के हरियाणा प्रदेश की इस लड़ाई को और हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर
सब एक साथ होकर के पार्टी को मजबूत करने का काम है। जिसको विधायक दल चुन लेगा, जो विधायकों की राय ली जाएगी, अगर जब भी बात नहीं बनी तो जिसके विधायक चुन लेंगे। लास्ट में शीर्ष नेतृत्व पे एक बात होती है कि विधायकों की राय लेता है, राय ना ले तो वोटिंग करा देता है अपने विधायक दल की से, और उसमें जो हाईकमान करेगा। पहली बात तो ये कि श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिसको चेंज कर देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। कोई पार्टी में डिस्प्यूट किसी प्रकार का नहीं है। ये विपक्ष का एक भ्रमित प्रचार और प्रसार है, पार्टी में फूट है। विधायक दल का नेता वो ही चुना जाएगा जिसको विधायक चुनेंगे, या फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है एआईसीसी का, खड़गे जी जिसका नाम प्रस्तुत कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि विधायक सब उस पर सहमति जताएंगे। तो एक अनार 100 बीमार, ये कहावत शायद ऐसी ही परिस्थितियों के लिए लिखी गई है जो इस वक्त सीएम पद को लेकर कांग्रेस के भीतर बनी हुई है। अब जानेंगे कि हथीन के विधायक प्रवीण डागर जनता की नजर में कैसे रहे। प्रवीण डागर का जन्म 1 जनवरी 1976 को पलवल जिले के हथीन में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता रामजी लाल डागर किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रवीण डागर ने स्थानीय राजनीति में भाग लेना और स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। साल 2005 में एक किसान नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और स्थानीय किसानों के मुद्दों को आवाज दी। उसी साल जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत गए। तभी से प्रवीण डागर राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें हथीन विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा। चुनाव में उनकी जीत। प्रवीण डागर को जिस उम्मीद से जनता ने चुना था, क्या वो उम्मीद पूरी हुई? आइए जानते हैं विधायक जी कैसे रहे। हाँ जी, क्या नाम है? देवेंद्र नाम है। देवेंद्र जी, इस बार आप क्षेत्र के विधायक से किस तरह की अपेक्षाएं रख रहे हैं? देखो जी, हम अपने विधायक से ये अपेक्षा रखते हैं क्योंकि महंगाई में काम हो, बड़े बूढ़े को सहयोग मिले, युवाओं को नौकरी और खेलकूद में बहुत सहयोग मिले, इसलिए ऐसे नेता की जरूरत है और वो हम उनको ही आज की टाइम बनाना चाहेंगे। क्षेत्र के विकास को किस तरीके से देखते हैं? विकास को देखो, एजुकेशन मामले में पढ़ाई के लिए होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, जो आने वाले बच्चे अपना भविष्य है उनके लिए होना चाहिए। और अपने जो क्षेत्र में सड़कें हैं, गांव में विकास हैं और शहर में जो भी कोई विकास है उनके लिए कार्रवाई हो, काम हो आगे, इसलिए उनके लिए ये जरूरी है। के लिए किस तरह युवा के लिए देखो, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई में देखो छूट होनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए और खेल कूदों के मामले में खेल होना चाहिए और जैसे भी कोई आगे बढ़ना चाहिए तो गांव में जो अपने विधायक से, अपने एमएलए से जो भी अपेक्षा करी जाए वो करना चाहिए। देखिए, हम अपने स्थानीय विधायक से पूरी उम्मीद करते हैं हमारे इलाके का, हमारे पिरथा क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो, चहुमुखी विकास हो, सड़कें, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी में अभी काफी गुंजाइश की है, जिसमें काफी विकास की जरूरत है। ऐसा विधायक की हमें जरूरत है और वो हम अपने विधायक सेवक से उम्मीद लगाए बैठे, तो हमारी सभी जो मनोकामना है, जो मन के अंदर विकास की बात रखी हुई है, वो सभी को पूरी करें। इसी वजह से उनके साथ युवा जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद और लगभग उनकी जीत है। युवाओं के लिए किस तरह की शिक्षा में सुधार की मांग क्षेत्र कर रहा है? किस तरह की खेल की सुविधाएं होनी चाहिए? हमारे इलाके में सबसे पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई सुविधा के अनुसार स्टेडियम नहीं है जिससे हमारे युवा प्रतिभा निखर के आगे जा सके। और हमारे यहाँ की जो सड़क है, जो रोड है, वो बिल्कुल खराब है, जर्दे हुए पड़े। कोई बनता है तो उसकी मरम्मत नहीं होती है, मरम्मत के नाम पर गड्ढे को भरवा देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। हमारे विधायक ऐसे हों जो हमारी सर्विसों में अच्छे काम करे और जो गांव का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि युवाओं जो हमारे योग्यता ज़्यादा, मतलब जिन्होंने हम पढ़ाई लिखाई कर रखी है, विकास है, वो लायक हैं, तो उनके भविष्य के लिए मानने का भविष्य तो आएंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो का सब सारी जनता साथ दे और हम सुधार जीतेंगे और गाँव का विकास करेंगे और सभी युवाओं का विकास करेंगे। अच्छा विकास चाहते थे, सड़क टूटी पड़ी है, रास्ता नहीं है, पानी भरा पड़ा है और बच्चे बेरोजगार है,
जिनके लिए हमें ऐसा ईमानदार जो हमारे विधायक साहब सच्चे ईमानदारी से उनके पास किताब भी है। होने वाले विधायक के लिए होने वाले विधायक के साथ वो क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? वो ये रख रहे हैं कि जो काम अच्छा करे और जो बेरोजगारी महंगाई इनका मुद्दा पर बात करे और सरकार से अपनी लड़ाई लड़े। और हमारा तो ईमानदार है, सच्चा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। और अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज हमारी सहयोगी तनु गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी और सुहाना की चर्चा करने वाली। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी विधानसभा में। आज सबसे पहले बात गुड़गांव की करेंगे। विधानसभा चुनावों में हाई प्रोफाइल सीट गुड़गांव में 2019 में कुल 43.33% वोट पड़े थे। चुनावों में बीजेपी के सुधीर सिंगला ने निर्दलीय प्रत्याशी मोहित ग्रोवर को 33,315 वोटों के मार्जिन से हराया था और अपनी जीत दर्ज कराई थी। बादशाहपुर विधानसभा सीट गुड़गांव की एक अहम निर्वाचन सीट मानी जाती है। इसमें गुड़गांव शहर का एक बड़ा हिस्सा भी आता है। 2019 में बादशाहपुर में कुल 37.5% वोट पड़े थे। उस चुनाव में 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद ने बीजेपी के मनीष यादव को 10,157 वोटों के मार्जिन से हराया था। पटौदी विधानसभा सीट पटौदी रियासत के नाम पर है। इसके नवाब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी थे। नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बेटे पटौदी रियासत के 10वें नवाब फिल्म स्टार सैफ अली खान हैं। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रहे हैं। 2019 में पटौदी में कुल 44.20% वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्य प्रकाश जरावटा ने निर्दलीय नरेंद्र सिंह पहाड़ी को 36,569 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब बात करेंगे सोहना की, जो कि अपने हॉट स्प्रिंग्स और अरावली पहाड़ियों की सुंदरता के कारण पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। पर्यटक स्थल होने के बावजूद ये इलाका बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। 2019 के विधानसभा चुनावों में सोहना में कुल 36.16% वोट पड़े थे, जिनमें बीजेपी से संजय सिंह ने जेजेपी के रोहतास सिंह को 12,453 वोटों के मार्जिन से हराया था। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और अब वक्त आपसे विदा लेने का। सियासी धाकड़ कौन की हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट से रूबरू होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो TV24 पर बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।